नमस्कार, मैं हूं शगुन। स्टडी आईक्यू के आकाशवाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं दिन भर की वे जरूरी खबरें जिनसे परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। फ्री लीगल एड। कानून मंत्रालय द्वारा लोकसभा में लोगों तक निशुल्क न्याय पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के संबंध में जानकारी मुहैया कराई गई। जानकारी के मुताबिक राष्ट्र स्तर पर नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट लेवल पर सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी और हाई कोर्ट के लेवल पर 39 हाई कोर्ट लीगल कमेटी का गठन किया गया है। नालसा का गठन लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के जरिए किया गया था। इसका मकसद समाज के कमजोर वर्गों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना है। ये विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए लोक अदालतों का आयोजन भी कराती है। इसके पैट्रॉन इन चीफ भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना हैं। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं गरीब को निशुल्क विधिक सहायता मुहैया कराने की बात करता है। इसे संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए जोड़ा गया था। आइए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। हैबियस कॉर्पस प्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हैबियस कॉर्पस से संबंधित याचिका पर सुनवाई की बात की है। दरअसल ये याचिका पाकिस्तान के एक नागरिक के बच्चों द्वारा दायर की गई है। यहां हम हैबियस कॉर्पस को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं। इनमें हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट का ही प्रकार है। हैबियस कॉर्पस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। ये याचिका हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को कोर्ट के सामने लाने के लिए है। कोर्ट ये निर्धारित करेगा कि हिरासत कानूनी है या गैर कानूनी। ये रिट सार्वजनिक प्राधिकरण और व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। ये रिट इन स्थितियों में जारी नहीं की जा सकती। पहला, अगर व्यक्ति को कानून प्रक्रिया के तहत हिरासत में लिया गया हो। दूसरा, यदि कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के लिए हो। और तीसरा, न्यायालय के आदेश से ही हिरासत में लिया गया हो। आइए देखते हैं आज की अगली खबर। यूनिफॉर्म सिविल कोड। हिजाब पर गहराते विवाद के बीच यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह का एक बयान आया है। उनके मुताबिक UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड वक्त की जरूरत है। भारत में UCC को लेकर बहस एक लंबे वक्त से कायम है। मौजूदा सरकार ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी इसे शामिल किया था। आज हम जानेंगे कि UCC के मायने क्या हैं, साथ ही भारतीय संविधान इस पर क्या कहता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व में शामिल अनुच्छेद 44 में भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के लिए प्रयास करने की बात की गई है। समान नागरिक संहिता से मतलब है कि भारत के लिए एक कानून होगा जो सभी धार्मिक समुदाय के विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे मामलों पर लागू होगा। UCC को संविधान की नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया है, इसलिए ये केवल गाइडलाइंस हैं। इसे लागू करना बाध्यकारी नहीं है। आइए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। रशिया बेलारूस ड्रिल। यूक्रेन, रूस और नाटो विवाद के बीच रूस का एक नया कदम सामने आया है। रूस ने अपने सहयोगी बेलारूस के साथ एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल की शुरुआत की है। इस एक्सरसाइज को एलीड रिजॉल्व 2022 नाम दिया गया है। गौरतलब है कि बेलारूस यूक्रेन से एक लंबी सीमा साझा करता है। ये एक्सरसाइज बेलारूस की यूक्रेन सीमा के नजदीक ही आयोजित की जा रही है। USA समेत नाटो देशों ने इसे साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए एक कदम के तौर पर लिया है। वहीं रूस का कहना है कि वह अपनी और अपने सहयोगी की टेरिटरी में मूव करने के लिए आजाद हैं। आपको बता दें कि रूस और बेलारूस निकटतम सहयोगी हैं। दोनों ने साथ मिलकर एक यूनियन स्टेट बनाया है जहां पर आर्थिक और मिलिट्री के स्तर पर इंटीग्रेशन है। रूस यूक्रेन विवाद में फ्रांस ने साल 2015 के मिन्स्क एग्रीमेंट का हवाला दिया है। इसको आधार बनाकर मामले का शांतिपूर्ण हल निकाला जा सकता है। मिन्स्क एग्रीमेंट रूस और यूक्रेन के बीच एक 13 पॉइंट वाला समझौता है।
जिस पर दोनों देशों ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, रूस यूक्रेन विवाद को हम आकाशवाणी के पुराने एपिसोड्स में कवर कर चुके हैं। पूरे विवाद को समझने के लिए आप हमारे पुराने एपिसोड्स देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। EIU यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 जारी किया है। भारत को 6.91 स्कोर के साथ 46वीं रैंक हासिल हुई है। इंडेक्स में नॉर्वे पहले और अफगानिस्तान आखिरी पायदान पर है। इंडेक्स को 7 संकेतकों के जरिए 5 कैटेगरीज में बांटा जाता है। इन कैटेगरीज में इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म, सिविल लिबर्टीज, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल कल्चर शामिल है। इंडेक्स में देशों को 4 तरह के रिजीम के तहत बांटा गया है। वो हैं फुल डेमोक्रेसीज, फ्लॉट डेमोक्रेसीज, हाइब्रिड रिजीम्स एंड ऑथोरिटेरियन रिजीम्स। भारत को फ्लॉट डेमोक्रेसी यानी दोषपूर्ण लोकतंत्र के तहत रखा गया है। अब आपको एक सवाल का जवाब देना है। आपको बताना है कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कुछ विशेष खबरें। मिलती हूं कल आपसे इसी समय। नमस्कार।